दोस्तों दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स पर्सन, राइट? तो उनकी एक कॉमन हैबिट जो आपको देखने को मिलेगी, दैट इज़ वो हमेशा चीज़ों को सीखते रहते हैं। और चीज़ों को सीखने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप किसी को ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं, सेमिनार्स को अटेंड कर सकते हैं, लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, देयर आर सो मेनी अदर वेज एज वेल। तो डेवलप ए पैशन फॉर लर्निंग। इफ यू डू यू विल नेवर सीज टू ग्रो। नेवर सीज टू ग्रो का मतलब ये है कि आप कंटिन्यूसली ग्रो होते रहेंगे, आपका एक्सपांशन हर रोज थोड़ा 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 होता ही रहेगा। ये बात कही है एंटोनी जे डी एंजेलो ने। दोस्तों इसी प्रकार के मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए चेकआउट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। आज 28 मार्च 2022 है और आज के दिन की शुरुआत हम यूएसए के पापों से करेंगे कि कितने बड़े और कितने सारे पाप जो हैं वो यूएसए ने किए हैं। यूक्रेन द पॉन इन द गेम, पावर गेम। द हिंदू का ये आर्टिकल है। पॉन का मतलब होता है प्यादा, जो चेस में प्यादा होता है, तो इसको अंग्रेजी में पॉन कहते हैं। कि यूक्रेन जो है वो और कुछ नहीं है, ये पावर गेम में एक प्यादा के तौर पर है। और प्यादे को ऐसे ही यूएसए ने किल्ड, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको बलि का बकरा बना दिया। अब फिलहाल जो ट्रेजेडी चल रही है यूक्रेन में, इट इज़ अ वेरी सैड थिंग। ऑफ कोर्स वहाँ पर मासूम लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो रही है। कितने 30-35 लाख जितने लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट हो गए हैं। और कल ही मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, एंड वी वर टॉकिंग के युद्ध जो है ना वो कैसी सिचुएशंस क्रिएट कर देता है। मीन्स मैं यूएसए के पापों के बारे में बात करूं उससे पहले ये पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना डेफिनेटली चाहूँगा। जस्ट इमेजिन कीजिए कि कि जब कहीं पर युद्ध होता है तो कितने सारे परिवार जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए बिखर जाते हैं। हम हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की प्राइस को लेकर चिंतित हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर आप आज यूक्रेन जाएं और यूक्रेन जाकर वहाँ के कोई लोकल व्यक्ति से या फिर परिवार से उनको कहें कि देखिए हमारे देश की चिंता ये है कि पेट्रोल की प्राइस जो है वो 5 रुपये बढ़ चुकी है। तो बदले में रिप्लाई क्या आएगा, आपको जवाब क्या मिलेगा? वो कहेगा कि मेरे जानने पहचानने वाले 5 लोग जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे और आप 5 रुपये पेट्रोल इंक्रीज़ हो गया तो आपको लग रहा है ये बड़ा प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स हमारे देश के लिए मीन्स इकोनॉमिकली स्पीकिंग इट विल क्रिएट सम चैलेंजेस। लेकिन जब ये सारे पैसों की और उन सारी चीज़ों की बात आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ऑफ कोर्स लाइफ है। कोविड के टाइम पे हमने क्या देखा, क्या समझा, क्या सीखा? कि लाइफ, दिस रिलेशनशिप, राइट, फ्रेंड्स, फैमिली, ये सारी चीज़ें जो हैं दिस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। खाना खाना, घूमने जाना, किसी दोस्त से बात करना, सुख दुख की बातें करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको पैसे देकर नहीं मिलती हैं, लेकिन इनकी वैल्यू जो, इनके बिना जीवन जो है वो नहीं जिया सकता, इज़ इट? तो यूक्रेन की ट्रेजेडी जो है वो हम आई एम श्योर समझते हैं। अब देखिए वॉशिंगटन यानी कि यूएसए फ़िलहाल क्या कह रहा है कि हमें डेमोक्रेसी को बचाना है। ये जो डिक्टेटरशिप है, ये डिक्टेटरशिप जो है, ये तानाशाही जो है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला दबा रही हैं, तो आप खड़े हो जाइए, हमारा साथ दीजिए, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें कर रहा है। इतिहास के कुछ पन्नों को पलटे तो 1953 की बात है, जब ईरान में एक प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मोसदेक। अब मोहम्मद मोसदेक जो हैं वो उस देश के, ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनकी। चुनाव हुआ था, सारी चीज़ें साफ थी, और इलेक्शन के बाद ये व्यक्ति जो हैं वो ईरान के प्राइम मिनिस्टर बने। यूएसए ने क्या किया, क्योंकि यूएसए को अनइंटरप्टेड ऑयल चाहिए था। अब एक कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने देश, अपने लोगों के बारे में सोचेगा और सोच रहा है, तो वो अपने देश का नुकसान तो नहीं होने देगा ना। तो अगर उनको पता चलता है, एक व्यक्ति या फिर ऐसी सरकार को पता चलता है कि देखिए ये यूएसए जैसा देश जो है वो हमारा ऑयल, हमारा रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही कम दामों में यहाँ से लेकर जा रहा है, तो फिर ऐसा नहीं हो, मीन्स उनको तो पसंद नहीं आएगा, वो विरोध करेगा ये व्यक्ति कि भाई देखिए आपको अगर हमसे ऑयल ख़रीदना है तो ये प्राइस में, इतनी क्वांटिटी में हम आपको दे पाएंगे, वगैरह वगैरह। तो बॉटम लाइन ये है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को ये पसंद नहीं आया, यूएसए को पसंद नहीं आया, और यूएसए ने क्या किया कि इस प्राइम मिनिस्टर को हटाकर उनकी जगह पर एक कठपुतली को बिठा दिया, एक पपेट शाह को बिठा दिया, वहाँ का एक राजा ईरान का, जो लास्ट राजा था, मोहम्मद
रेज़ा पहलावी। और ये पहलावी जो है वो 1979 में ईरान को छोड़कर भाग गया जब ईरान में रेवोल्यूशन हुआ। और पता है वो कहाँ से मिला? वो यूएसए चला गया था। तो क्योंकि उनको ऑयल मिलता रहे, ऑयल की सप्लाई जो है वो अनइंटरप्टेड मिलती रहे, इसीलिए यूएसए ने यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया। दूसरी चीज़, यूएसए ने ट्विन पिलर की शुरुआत की। ट्विन पिलर में क्या है कि दो बड़े पावरफुल देशों को एक दूसरे के आमने सामने रख दिया। एक है ईरान, एक है सऊदी अरेबिया। अब मैंने इन दोनों देशों के बारे में कई बार बातचीत की है। ऊपर ऊपर से देखें तो हमें लगता है कि ये शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच का इश्यू है, लेकिन इतना ज़्यादा इश्यू नहीं था जितना ज़्यादा इसको बनाया गया कि यूएसए ने ईरान को भी हथियार प्रोवाइड किए, सऊदी अरेबिया को भी किए, राइट, और दोनों को सपोर्ट करता रहा। इट्स लाइक हमारे देश में जो डिवाइड एंड रूल किया था ब्रिटिश राज ने, वैसा ही यूएसए ने ये ट्विन पिलर की स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पर की, क्योंकि उनको ऑयल मिलता रहा। फिर अभी भारत ने जो वोट नहीं दिया, एब्सटेन रहा भारत, तो भारत के बारे में यूएसए ने कहा, मीन्स एक डिसअपॉइंटेड होकर उन्होंने कहा कि उनको ऐसा, मीन्स क्लियरली नहीं बोल रहा है यूएसए कि इंडिया ने हमारे साथ दगा किया, लेकिन उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि यार क्वाड में इंडिया जो है, क्वाड का ये मेंबर, तो वो एक स्टैंड नहीं ले रहा है, वो मज़ा नहीं आ रहा है इंडिया के साथ। ऐसा इनडायरेक्टली उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बट डिप्लोमेसी में शब्दों का इस्तेमाल ऐसा किया जाता है, एक हिंट दी जाती है कई बार। तो वो ऐसे हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में रीढ़ की हड्डी नहीं है, भारत हिम्मत वाला देश नहीं, वगैरह वगैरह। अब आप देखिए इनका डबल स्टैंडर्ड देखिए। यूनाइटेड नेशंस में 1963 में एक चीज़ को लेकर रेजोल्यूशन हुआ था। ये चीज़ क्या थी? इट्स कॉल्ड शार्पविल मैसेकर। इस शार्पविल मैसेकर में, साउथ अफ्रीका में है ये जगह, तो वहाँ पर पुलिस वालों ने 250 लोगों को मार दिया था। 250 लोगों को, राइट, मार दिया था, और इसमें से बहुत सारे इंजर्ड हो गए थे। तो ये जब रेजोल्यूशन के भाई ये यहाँ पर जो एपार्थाइड गवर्नमेंट है साउथ अफ्रीका की, तो इसको रोकने की ज़रूरत है, इनका ऑयल बंद कर दीजिए, वगैरह वगैरह, तो यूएसए ने इस चीज़ के खिलाफ वोटिंग की थी उस टाइम पर 1963 में। जस्ट इमेजिन। फिर साल्वाडोर एलेंडे जो हैं वो चिली देश के प्रेसिडेंट थे और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुए, और फर्स्ट मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट अमेरिकाज में, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात करें तो पहली बार कोई मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट जो है उसकी स्थापना हुई थी चिली में। तो सीआईए ने उनको मरवा दिया 1973 में, उनका असैसिनेशन हो गया, क्योंकि यूएसए को ये मार्क्सिस्ट सरकार जो है वो पसंद नहीं थी, और दूसरे रिसोर्सेज जो हैं वो चिली से चाहिए थे। फिर भारत की बात करें, पाकिस्तान को एक लंबे समय से किसका सपोर्ट मिला है? ऑफ कोर्स यूएसए का सपोर्ट मिला है। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, हमारे देश के अभी तक के जितने भी सोल्जर्स पाकिस्तान के युद्ध या फिर पाकिस्तान के साथ जो मुठभेड़ हुई है, उसमें जितने हमारे सोल्जर्स इंजर्ड हुए हैं, जितने सोल्जर्स बैटल कैजुअल्टी हुए हैं, एक स्टूडेंट ने लिखा था कि मैं शहीद शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करता हूँ, वाई आई यूज़ बैटल कैजुअल्टी। ऑफिशियली जो है ना, हमारी आर्मी जो है या फिर हमारी मिलिट्री जो है वो शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं करती है, वो बैटल कैजुअल्टी ही शब्द का इस्तेमाल करती है। बट इसमें शहीद कहने में कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में जो शहीद शब्द हैं उसका मेन जो मतलब है वो रिलीजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। शहीद का मतलब ऐसा है कि जहाँ तक मेरा मानना है, जो मुझे फील होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि हमारे देश में कोई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कोई जवान जो है वो अगर बैटल कैजुअल्टी हो जाए या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है युद्ध भूमि में, तो हम उसको शहीद कहते हैं। शहीद इसलिए क्योंकि उसने किसी धर्म के लिए नहीं, हमारे देश के लिए अपनी जान दी है, राष्ट्र के लिए, नेशन के लिए। तो वी कैन यूज़ बोथ वर्ड्स, राइट। तो शहीद भी कह सकते हैं आप, और ऑफिशियली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है दे यूज़ द वर्ड बैटल कैजुअल्टी, बट आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। ओके, तो आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। जितने भी हमारे सोल्जर्स बैटल कैजुअल्टी हुए हैं, जितने भी हमारे सोल्जर्स शहीद हुए हैं, तो पाकिस्तान ने किस देश के हथियार यूज़ करके हमारे जवानों को मारा है? यूएसए के हथियारों को।
और यूएसए यहाँ पर डेमोक्रेसी का चैंपियन बनने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक उनका डबल स्टैंडर्ड है फॉर श्योर। और ये सारी चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि यूएसए की डिफेंस लॉबी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत सारा पैसा है उनके पास। अब अफ़गानिस्तान में यूएसए वहाँ से निकल गया, एज वी ऑल नो, पूरी दुनिया जानती है। तो ये जो वेपन्स अफ़गानिस्तान को सप्लाई होते थे, तो अब इन वेपन्स का क्या करें, इसके लिए इसका कुछ तो करना चाहिए। तो अब उनको नया कस्टमर मिल चुका है यूरोप। पोलैंड को ऑफर करेंगे थोड़े वेपन्स खरीद लीजिए, कभी भी रशिया आ सकता है। पोलैंड कहेगा हाँ दे दो थोड़े वेपन्स, फिर दूसरे रोमानिया को कहेंगे, मोल्दोवा को कहेंगे, यूक्रेन को कहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे, अब उनको एक बहुत बड़ा कस्टमर जो है वो यूरोप में मिल गया है। और सबसे बड़ा कस्टमर तो जर्मनी है। जर्मनी के पिछले 10 सालों के डिफेंस सप्लाईज की बात करें तो 50% सामान जो है वो जर्मनी ने यूएसए से खरीदा है। और अब ये जो रशिया ने इन्वेशन किया है, तो इस इन्वेशन से फिर अपना बजट भी इंक्रीज कर दिया। 53 बिलियन यूरो का बजट था, अब नेक्स्ट ईयर जर्मनी का 100 बिलियन यूरो का डिफेंस का बजट है। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि क्या रशिया ने जो चीज़ की वो सही है या गलत। देखिए, बेकसूर लोगों को मानना ऑफ कोर्स गलत है, लेकिन रशिया जो है वो बिल्कुल, आप ऐसा नहीं है कि रशिया 100% उसकी ही गलती है। अगर आप नेटो के एक्सपांशन को देखेंगे, मिखाइल गोर्बाचेव जो हैं उन्होंने कहा था, और इनफैक्ट वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक प्रॉमिस भी दी थी कि हम 1 सेंटीमीटर भी ईस्टवर्ड एक्सपांशन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अगर आपको इस नेटो के एक्सपांशन के बारे में ज़्यादा जानना है तो दोस्तों, मैंने कुछ हफ्तों पहले ही वीडियोस बनाए हैं। दे आर अवेलेबल ऑन माय चैनल, क्यूरियसली एजुकेशन पर अवेलेबल हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें, बेसिकली 3 वीडियोस हैं, तो ये तीनों वीडियोस जो हैं आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि नेटो का एक्सपांशन जो है वो कैसे हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये नहीं समझ में आएगा अगर आपको, तो फिर ये यूक्रेन रशिया वाला जो इश्यू है वो उसका कोर समझ में नहीं आएगा आपको। ओके, मूविंग ऑन। अगेन ये वाला वीडियो भी मैंने बना लिया है, मीन्स इसके कुछ पॉइंट्स जो नए पॉइंट्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। एक इंडिया चाइना वाला टॉपिक के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यांग यी, वो भारत की यात्रा पर आए थे, तो इसका वीडियो मैंने आई थिंक सैटरडे को बनाया था, आप एक बार देख लीजिएगा, देखना मत भूलना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पर डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट एजेंडा क्या है उनका, तो उसको मैंने वहाँ पर डिस्कस किया। फिर अजीत डोवाल साहब के साथ क्या बात हुई, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ क्या बात हुई, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की है। ओके, अब ये यांग यी जो हैं, ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भारत की यात्रा पर आए थे। 2 दिनों की यात्रा थी उनकी, और ये यात्रा से और ज़्यादा प्रश्न खड़े हुए हैं। आंसर्स की बात भूल जाइए, यहाँ पर और नए प्रश्न जो हैं वो खड़े हुए हैं। अब ये पहली ऐसी सीनियर चाइनीज़ ऑफिशियल की और भारत के ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई सिंस अप्रैल 2020, जब लॉकडाउन हुआ मार्च में, और उसके 1 महीने के बाद LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मुठभेड़ हो गई अप्रैल 2020 में। और तब से लेकर आज तक ये पहली ऐसी बड़े लीडर्स की मीटिंग हुई है भारत और चाइना के बीच में। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक फिजिकल मीटिंग। 15 राउंड बॉर्डर कमांडर टॉक्स हो चुकी हैं, यानी कि बॉर्डर कमांडर जो हैं उसके लेवल की 15 डिस्कशन मीटिंग्स हो चुकी हैं। 8 WMCC की मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकला है। और आज भी जो फ्रिक्शन एरियाज़ हैं, जो जहां पर बहुत ज़्यादा ट्रूप्स यानी कि सोल्जर्स डिप्लॉय किए गए हैं, तो ये हैं PP15 यानी कि पेट्रोल पॉइंट 15, देमचौक एंड देपसांग। अब इनको देख लेते हैं। तो देखिए, जस्ट सेकंड, लेट मी यूज़ द लेजर पॉइंट हियर। तो ये देखिए, ये वाला जो रीजन है दिस इज़ कॉल्ड देपसांग, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है देमचौक, और जो P15 है वो यहाँ पर आता है इस रीजन में। तो ये कुछ ऐसे रीजन है, बेसिकली आप देख लीजिए, लद्दाख वाला जो पोर्शन है वो आज भी सबसे ज़्यादा मीन्स फ्रिक्शन वाला रीजन है। और ये इश्यू कहाँ पर हो रहा है, देखिए ये हमारे रीजन में हो रहा है। चाइना ने क्या किया है, चाइना की एक स्ट्रेटजी हमेशा ये रहती है कि वो आपके एरिया में घुसकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पर वही हुआ है, वो यहाँ पर घुस गए और अब प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो ये हमारे देश में एक लंबे समय से ये हमारे एरिया में ये उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, तो फिर ये लंबा चलता रहेगा, और वो जब चाहे इतना एक्सटेंड करते रहेंगे, क्योंकि जिनको हकीकत माननी ही नहीं है, अब आप उनको कैसे कन्विंस करें।
तो दिस इज़ द थिंग, अभी यहाँ पर फ्रिक्शन पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और चाइना ने इस बार भी जो चीज़ें हैं वो रिपीट ही की हैं कि हमें रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई ऐसी सॉलिड बात नहीं हुई है। और ये भी कहते हैं कि ब्रिक्स की मीटिंग जो है वो होने वाली है चाइना में। तो चाइना ये चाहता है कि इस साल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो ब्रिक्स की मीटिंग को अटेंड करें। तो ये उनका एक स्वार्थ है। फिर सेकंड थिंग इज़ ट्रेड। भारत उनका बहुत बड़ा कस्टमर है, तो इतने बड़े कस्टमर को नाराज़ नहीं करना चाहता। फिर SCO और G20 की समिट्स जो होंगी वो उसमें भारत जो है वो आई थिंक भारत अब चेयर बनेगा इसका, SCO और G20 का। तो उससे पहले भी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। बट देखिए ये जो विज़िट है उनकी मिस्टर यांग यी की, तो वो पहले पाकिस्तान गए, OIC की कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, कश्मीर के बारे में बहुत गलत बातें उन्होंने वहाँ पर बोली। फिर अफ़गानिस्तान की एक मीटिंग भी उन्होंने अटेंड की तालिबान लीडर्स के साथ। फिर बीजिंग में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उनके लिए उनको इनवाइट भी कर लिया तालिबान वाले को। फिर नेपाल गए और उसके बाद ड्रॉप इन, क्या यहाँ से निकल रहा था तो सोचा हाय हेलो करते जाओ, इस प्रकार की मीटिंग जो है उन्होंने की है। तो अगेन इट वाज, अब कह सकते हैं कि चलो कोशिश की लेकिन उतनी सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही है। बिम्स्टेक, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। बिम्स्टेक स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कितने देश हैं बे ऑफ बंगाल में, चलिए देख लेते हैं। नंबर 1 इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये 5 देश जो है ना ये साउथ एशिया के, दक्षिण एशिया के देश हैं। फिर आता है नंबर 6 पर लेट्स से म्यांमार, और 7, ये रैंडम नंबर्स में दे रहा हूँ राइट, इनकी कोई ऐसी रैंकिंग नहीं आती है। टोटल 7 मेंबर्स हैं। अब ये म्यांमार और थाईलैंड जो हैं ये साउथ ईस्ट एशिया के, ये दक्षिण एशिया और ये हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के मेंबर्स हैं। ये 5 देश जो हैं ये सार्क के मेंबर्स हैं। सार्क में टोटल 8 देश हैं। इसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को ऐड कर दे तो ये सार्क के मेंबर्स बन जाएंगे। 1 to 5 की बात है। और 6 और 7 जो हैं वो आसियान के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी। अब ये पूरा रीजन जो है ये जो बिम्स्टेक वाला रीजन जो है, बिम्स्टेक कुछ 3.8 ट्रिलियन की GDP रिप्रेजेंट करता है। एंड यहाँ पर 7 बिलियन नहीं है, द राइट फिगर इज़ 1.7। राइट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1.7 बिलियन लोग जो हैं वो इस रीजन में रहते हैं। इसमें 1.38 बिलियन तो हमारे देश के और बाकी के ऐड कर दे तो टोटल 1.7 बिलियन लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल्स थी। अब 5th समिट होने वाली है कोलंबो यानी कि श्रीलंका में 30 मार्च को, और एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। बिम्स्टेक ग्रुप जो है वो उतना एक्टिव नहीं रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। इसकी स्थापना हुई थी जून 1997 में। 25 साल जो हैं वो ख़त्म होंगे इस साल को। और 2014 तक जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही लो प्रोफाइल था, इतना कोई ख़ास नहीं था। लेकिन सार्क ग्रुप जो है वो धीरे धीरे फेड होता गया। सार्क ग्रुप का पोटेंशियल बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वजह से सार्क जो है वो कभी पिकअप नहीं हो पाया, अपने पीक तक नहीं पहुंच पाया। फिर भारत ने सोचा कि देखिए सार्क में कुछ नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दिस पाकिस्तान, तो चलिए दूसरे देशों को मिलाकर आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमने बिम्स्टेक के ऊपर फोकस करना ज़्यादा सही समझा और इसके ऊपर फोकस देने की शुरुआत की। फिर बिम्स्टेक के लीडर्स को गोवा में बुलाया गया था 2016 को। ब्रिक्स के लीडर्स भी उसमें शामिल हुए थे और फिर तय किया कि बिम्स्टेक को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। और पिछले 2 सालों से अगर आप देखें तो बिम्स्टेक जो है वो धीरे धीरे मीन्स काफ़ी कॉन्फिडेंस बिम्स्टेक में बढ़ता जा रहा है। और अब बिम्स्टेक जो है वो मीन्स अब जो मीटिंग होगी 5th समिट, तो आई एम श्योर उसमें बहुत सारी नई चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। उसका पूरा लिस्ट है, वी विल गो थ्रू इट। बिम्स्टेक नाउ स्टैंड्स एट द कस्प ऑफ रिजुविनेशन एट कोलंबो। कोलंबो की मीटिंग जो है इसमें बिम्स्टेक रिजुविनेट होगा और सार्क और आसियान के देशों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है बिम्स्टेक। और भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके लिए बिम्स्टेक परफेक्ट बैठता है। फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है हमारे देश का, उसके डेवलपमेंट के लिए परफेक्ट है। जो 7 सिस्टर या फिर 7+1 जिसमें सिक्किम भी आप ऐड कर दें, तो ये रीजन के डेवलपमेंट के लिए भी बिम्स्टेक जो है वो परफेक्ट बैठता है। और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिए भी बिम्स्टेक जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो
भारत के लिए बिम्स्टेक जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। अब ये जो मीटिंग होगी तो उसमें एक चार्टर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाएगा, ताकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेड गोल्स हैं तो आपको पता है किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो दिस इज़ गोइंग टू द फर्स्ट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर जो 14 ऐसे एरियाज़ हैं उनको कम करके 7 एरियाज़ किए जाएंगे, और सातों देश को अलग अलग एरियाज़ जो हैं वो असाइन, एरियाज़ इन द सेंस कि जो कोऑपरेशन, लेट्स से कि टेक्निकल चीज़ों के साथ जुड़ी हुई कोई चीज़ है, मीन्स टेक्निकल चीज़ों के साथ जुड़ी हुई कोई बातचीत है या फिर पॉइंट्स हैं या फिर गोल्स हैं, तो लेट्स से भारत को दिया जाएगा। फिर बिज़नेस के साथ जुड़ी हुई कोई चीज़ है तो वो फिर बांग्लादेश को दी जाएगी। तो इस प्रकार से चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 7 एरियाज़, और सभी देशों को द लीड बनाया जाएगा कि एक एक एरिया का एक एक लीड होगा। देन भारत ने कहा है कि इसकी एक सेक्रेटरीट की स्थापना हो, और भारत इसके लिए फंडिंग देने के लिए तैयार हैं। फिर 10 सालों का एक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी का मास्टर प्लान, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक से मदद मांगी जाएगी, ये भी एजेंडा में है। 3 नए एग्रीमेंट्स जो हैं इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। एक तो है कि क्रिमिनल मैटर्स जो हैं इसमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, कि एक दूसरे के देशों में अगर कोई क्रिमिनल क्राइम या फिर ऐसा हुआ है तो एक दूसरे की मदद करें। फिर कोऑपरेशन बिटवीन डिप्लोमेटिक एकेडमीज़, डिप्लोमेसी और इन चीज़ों के साथ जुड़ी हुई जो ट्रेनिंग एकेडमीज़ हैं इसकी स्थापना हो, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर कुछ फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाए। अब कुछ चैलेंजिंग इश्यूज़ की बात करें तो नंबर 1 है कि जो ग्रिड कनेक्टिविटी है, एनर्जी ग्रिड कनेक्टिविटी, तो इसको कैसे स्मूथली एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाए, दिस इज़ गोइंग टू बी नंबर 1 चैलेंज। फिर बिम्स्टेक डेवलपमेंट फंड जो हैं इसकी स्थापना करने में एक लंबे समय से बात हो रही है, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाया है। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी कोऑपरेशन का, ये टेररिज्म, फिर साइबर क्राइम, इन सारी चीज़ों के लिए कोऑपरेशन की ज़रूरत है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आगे बढ़ना चाहिए, और मेक श्योर करना चाहिए कि एक्सटर्नल पार्टनर्स, या फिर मैं सीधा सीधा बताऊं तो चाइना का दबदबा यहाँ पर ना बढ़े, ये चीज़ मिलकर बिम्स्टेक नेशंस को इंश्योर करनी पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिसके बारे में इस मीटिंग में हमें देखने को मिलेगा। तो आज का ये जो बिम्स्टेक वाला टॉपिक है, इट्स लाइक कर्टन रेजर, यू नो व्हाट इज कर्टन रेजर, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, वियना न्यूक्लियर टॉक्स, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान, सॉरी, ये थोड़े ईरानियन नेम्स जो हैं वो थोड़े अलग होते हैं, राइट। तो हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान जो हैं उन्होंने ये कहा कि वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ये जो JCPOA या फिर ईरान न्यूक्लियर डील जो हैं, तो अब वी आर वेरी क्लोज, कुछ ही समय में ये डील जो है वो साइन हो जाएगी। रशिया ने ये कहा था कि ये डील हो उससे पहले रशिया ने गारंटीज़ मांगी थी USA से कि आप लिख कर रिटर्न गारंटीज़ दीजिए कि मॉस्को जो है, यानी कि रशिया जो हैं, वो ईरान से जो भी ट्रेड कर रहा है तो उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि यूक्रेन क्राइसिस के बाद इसमें कोई तकलीफ़ या फिर इश्यू नहीं होगा। फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और कतार के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो रशिया गए, उन्होंने वहाँ पर बातचीत की, और फिर फाइनली रशिया ने अपना ये स्टैंड जो है वो हटा दिया। वरना ये प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि रशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जब ये JCPOA की बात करें तो कुछ ऐसी न्यूक्लियर मटेरियल जो हैं उसको हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो JCPOA में मॉस्को को दी गई है, और मॉस्को ने या फिर रशिया जो है वो ईरान का जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है तो उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो अब जो डील है उसमें यह है कि ईरान के पास जो एक्सेसिव एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल हैं तो वो रशिया ले जाया जाएगा। नंबर 2 कि जो 20% एनरिच्ड यूरेनियम है इसको तेहरान रिसर्च रिएक्टर को रशिया प्रोवाइड करेगा। तो ये 2 चीज़ें जो हैं इसको इम्प्लीमेंट करने का काम रशिया का है। तो रशिया जब तक ऑन बोर्ड नहीं है तब तक ये JCPOA या फिर ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती, बट लकीली थिंग्स आर सो फार सो गुड। अब तेहरान की बात करें तो तेहरान यानी कि ईरान की बात करें, तेहरान उसका कैपिटल है। तो ईरान ने क्या गारंटीज़ मांगी? ईरान ने ये कहा कि देखिए हमारे ऊपर फिर बाद में आप सैंक्शंस लगा देंगे, मिसबिहेव करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। तो नंबर 1 ये है। दूसरी चीज़ कि आप सारे के सारे सैंक्शंस जो हैं उनको हटा दीजिए। तीसरी चीज़ कि IAEA जो हैं इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए हम तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमें 3 महीने का वक्त दीजिए, हम आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। और जो ट्रंप साहब ने ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो हैं उनका एक
ऑर्गेनाइजेशन, एलीट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको यूएसए ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है। तो ईरान ने कहा है कि ये हटा दीजिए आप। तो ऐसी कुछ डिमांड जो हैं वो ईरान ने यूएसए के सामने रखी हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जब तक आप ईरान को ऑन बोर्ड नहीं लाएंगे, जितना लॉन्ग ईरान JCPOA के बाहर रहेगा, उतना ही ईरान न्यूक्लियर वेपन्स में और ज़्यादा ताकतवर होता जाएगा, एक्सपर्ट बनता जाएगा, और फिसाइल मटेरियल जो है वो और ज़्यादा एक्यूमुलेट करता जाएगा। फिर बाद में अगर डील भी होगी तो वंस यू नो द एड्रेस, ऐसा है एक बार आपको किसी जगह का पता चल गया तो फिर आप कभी भी वहाँ पर जा सकते हैं, इज़न्ट इट? वैसा ही है कि एक बार आपने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए तो फिर आप कभी भी इसको बना सकते हैं। तो ये ना हो उससे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जल्द से जल्द ईरान के साथ ये डील की जाए। और हाल ही में ईरान, देखिए ईरान इज़ ऑल्सो वेरी स्मार्ट कंट्री। उन्होंने क्या किया, अप्रैल 9 को उन्होंने ऐलान किया है कि 9 अप्रैल को हम नेशनल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डे के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे। तो ईरान यहाँ पर ऐसा नहीं वेपन्स बना, लेकिन ईरान जो है वो फटाफट डील कुछ हासिल करना चाहता है। और ऐसा अनाउंसमेंट जो, इससे वेस्टर्न वर्ल्ड काफ़ी चिंतित हो गया। और इसका दो फ़ायदा है, एक तो वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, दूसरा ये कि ईरान के लोग जो हैं वो सरकार को और ज़्यादा प्यार करेंगे कि भाई हमारी सरकार जो है वो हमारे लिए स्टैंड ले रही है वगैरह वगैरह। बट ये जो प्रेशर क्रिएट होता है ना वेस्टर्न वर्ल्ड पर, तब क्या होगा कि ईरान जो है उसको अच्छी डील, उसका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा कि चलो ठीक है, अगर आपको हमें डील में नहीं लेना है दैट्स फाइन, ओके, चलो सेलिब्रेट स्टार्ट करो 9 अप्रैल को हम नेशनल न्यूक्लियर डे के तौर पर। फिर वेस्टर्न वर्ल्ड का नहीं नहीं आप बात सुनिए। तो इट विल बी, इट्स लाइक ए सॉर्ट ऑफ प्रेशर टैक्टिक जो ईरान बहुत ही अच्छी तरीके से अभी यूज़ कर रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, राइट टू स्पोर्ट्स पायोनियर का एक आर्टिकल है। एशली बार्टी के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स ने। ये टेनिस लेजेंड है, नंबर 1 है विमेंस सिंगल्स में, और 23 मिलियन उन्होंने कमा लिए, और ग्रैंड स्लैम 3 ग्रैंड स्लैम्स उन्होंने जीते हैं। और 25 साल की उम्र में ही उन्होंने ये कह दिया है कि आई एम गोइंग टू रिटायर फ्रॉम दिस स्पोर्ट्स। अब वो अपने जो दूसरे इंटरेस्ट है उनको परस्यू करने वाली हैं। तो हैट्स ऑफ, मीन्स ये देखिए हिम्मत, राइट? दिस इज़ आई वुड से प्योर, मीन्स ऑफ कोर्स जो कल्चर हैं, राइट, इतना रिस्क लेते हैं, इतना रिस्क उठाते हैं, एंड यू फाइंड दिस इन सम पीपल। और कुछ ऐसे देश हैं वहाँ के लोग जो हैं वो ऐसे रिस्क लेते हैं कि अपने पीक पर उन्होंने छोड़ा। जस्ट इमेजिन, पीक पर, मीन्स कोई भी अपने पीक पर नहीं छोड़ेगा। अभी उन्होंने एक ग्रैंड स्लैम जीता, और उस टाइम पर आप रिटायर, और एज क्या है उनकी, जस्ट 25, और एज 25 में शी इज सेइंग कि आई एम गोइंग टू रिटायर। सो अब वो दूसरी चीज़ों को परस्यू करेंगे। तो मुझे तो ये बहुत ही मोटिवेटिंग फील होता है कि इतनी हिम्मत किसी में कैसे हो सकती है। और लाइक जो डिटैचमेंट कहते हैं ना, कि कोई चीज़ है जो फेम है, ये सारी चीज़ों का डिटैचमेंट, सी मस्ट बी ए वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन टू बी ऑनेस्ट। एनीवे, कभी वक्त मिला, कभी कुछ ऐसा मौका आया तो आई विल ट्राई टू गो थ्रू हर लाइफ एंड विल डिस्कस अबाउट सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, उनसे क्या सीख सकते हैं, ऐसी कुछ बात करेंगे। ओके, इस टॉपिक के बारे में बात करें तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी कि भाई स्पोर्ट्स जो है उसको एक फंडामेंटल राइट के तौर पर, एक मौलिक अधिकार के तौर पर स्पोर्ट्स को ऐड किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को समझा है, देखा है, और आने वाली डेट में इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा। अब जब हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स एज ए फंडामेंटल राइट, तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये मीन्स मेडल्स जीतने के लिए हम कह रहे हैं या फिर पर्सनल डेवलपमेंट और फुलफिलमेंट के लिए? देखिए, स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि देखिए फिजिकल एक्सरसाइज जो हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पूरा दिन बैठकर कर रहे हैं, प्लीज़ ट्रस्ट मी, अगर आप जितने भी आवर्स आप बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, एटलीस्ट वॉकिंग, राइट, वॉकिंग। अगर जिम नहीं जा सकते तो प्लीज़ एटलीस्ट डू सम सॉर्ट ऑफ वॉकिंग, और 2 बार जाइए वॉकिंग, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, फिर या फिर 5 मिनट सुबह उठकर डायरेक्टली ऐसे ही उठे वॉकिंग पर चले गए, दोपहर को 5 मिनट खाना खाने से पहले, नॉट आफ्टर दैट, और शाम को भी खाना खाने से पहले, नॉट आफ्टर दैट। आप 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपके पास वक्त है, बट प्लीज़ डू सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे। इससे आपकी हेल्थ के साथ साथ आपका माइंड भी फ्रेश रहता है। और एक्सरसाइज जब आप करते हैं
आई वुड सजेस्ट, ये मेरा जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस दोनों के आधार पर बता रहा हूँ। आजकल क्या है कि ब्लूटूथ हेडफोन्स और सारी चीज़ें पहनकर हम एक्सरसाइज करते हैं। ट्राई टू अवॉइड दैट। कुछ मत सुनिए, राइट? ये म्यूज़िक की आदत निकाल दीजिए। जस्ट फोकस ऑन योर थॉट्स, आप क्या विचार रहे हैं और क्या आपकी ब्रेथ जो है, राइट, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, उसके ऊपर फोकस कीजिए जितना हो सके। आप बार बार भूल जाएंगे, बार बार आपको कोई चीज़ याद आएगी, दैट्स ओके, टेक इट ईजी। फिर से जब भी याद आए आप फिर से अपनी ब्रेथ पर फोकस कीजिए। तो दिस विल नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ क्या होगा, एक सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन भी हो जाएगा। ऐसा होता है, ट्राई दिस। अब स्पोर्ट्स की बात करें, देखिए स्पोर्ट्स जो हैं, अगर आप लेट्स से बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जो भी हैं, जो भी गेम आपको पसंद हो, इससे आपका मैनेजमेंट पावर इंक्रीज होता है। आप हार को डाइजेस्ट करने की क्षमता एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको लाइफ के बहुत सारे लेसन्स समझने को मिलते हैं कि हर बार आपकी जीत नहीं हो सकती, राइट? आपको ये भी पता चलेगा कि ज़्यादा एफर्ट से नहीं, लेकिन शार्प एफर्ट्स, फोकस्ड तरीके से अगर आप कोई चीज़ करें तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आपके लाइफ के दूसरे क्षेत्र में काम आती हैं। तो दैट्स वाई स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रश्न अगेन ये उठता है कि जब राइट की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट की, तो क्या ये पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है, सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए है, या फिर मेडल्स जीतने के लिए है? दैट इज़ द थिंग दैट वी नीड टू आस्क। अब देखिए, हमारे देश में स्पोर्ट्स जो है वो धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है। रोमानिया, रशिया और चाइना जैसे देश जो हैं उसमें गारंटी दी गई है, सरकार जो है वो आपकी देखभाल करती है, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट है। 900 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, उसमें से एक चैंपियन बनता है और बाकी के 899 जो हैं फिर उनको फेंक दिया जाता है कि आप निकलो। एक जो है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो स्पोर्ट्स में वो देश कुछ आगे हैं। उसके पीछे क्या है कि सरकार जो है वो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा, मीन्स बहुत एग्रेसिवली, अगर आप में आपके अंदर टैलेंट है तो फिर आपको ट्रेनिंग भी उस हिसाब की वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देंगे, बट आपको बेस्ट परफॉर्मेंस भी देना है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ एक फिल्म थी रॉकी, आई एम नॉट श्योर वेदर आपने देखी है या नहीं। बॉक्सिंग के ऊपर फिल्म है, सिल्वेस्टर स्टैलोन उसके हीरो हैं, और पुरानी फिल्म है, 75 की आई थिंक फिल्म है, बहुत ही मोटिवेशनल फिल्म है। तो उसमें 5 उसके अलग अलग हैं, 5 पार्ट्स हैं, पार्ट्स इन द सेंस रॉकी 1, रॉकी 2, रॉकी 3, ऐसे 5 फिल्म्स हैं। तो उसमें रॉकी 3 में आई थिंक, या फिर रॉकी 4 में, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन रशिया का एक प्लेयर जो है वो बॉक्सिंग के लिए आता है, और फिर उसकी ट्रेनिंग अगर आप देखें तो यू विल फाइंड कि गवर्नमेंट के लोग भी ट्रेनिंग जो है उसका मीन्स वहाँ पर थे। और ये रॉकी जो है वो तो अकेला खुद ट्रेनिंग कर रहा है, मीन्स उनका जो प्राइवेट चल रहा है उसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ मिलिट्री और वो सारे लोग भी इन्वॉल्व थे कि भाई इस ड्रैगो नाम था उसका रशियन प्लेयर का, कि इस ड्रैगो को पूरी तैयारी करवाओ। ड्रैगो जब हार जाता है तो उसके ऊपर बहुत वो भी होता है, चिल्लाते भी हैं, और मैच देखने के लिए भी बहुत सारे गवर्नमेंट के लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। तो दिस रिमाइंड्स के वहाँ पर कैसे सरकार जो है वो स्पोर्ट्स को सपोर्ट, क्योंकि एक शान की बात है, ऐसा है। और यूरोप के दूसरे देश जो उसमें ऐसे रिजिडिटी नहीं है, वो स्पोर्ट्स को एनकरेज करते हैं, लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स के लिए वो सरकार जो है वो कुछ भी करने लगे, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं है। बट वी हैव टू थिंक कि हमें कैसे इसको डेवलप करना है। ऑफकोर्स आई एम श्योर रशिया चाइना वाला मॉडल तो यहाँ पर नहीं चलेगा, बट हमें ये सोचना होगा कि स्पोर्ट्स को एज ए सेंटर और स्टेट के बीच की पार्टनरशिप बनाया जाए, लेट्स से कॉन्करेंट लिस्ट में अगर रखा जाए और दोनों मिलकर करें, तो फिर क्योंकि ग्रास रूट लेवल से हमें स्पोर्ट्स को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाकर उसका इम्पोर्टेंस। आज जैसे मार्क्स के पीछे पेरेंट्स भाग रहे हैं, वैसा अगर कुछ पेरेंट्स समझ ले कि भाई स्पोर्ट्स में अगर बच्चा जाना चाहता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं, उसका करियर जो है सेट हो सकता है। जब ये कब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जब उतनी स्पोर्ट्स एकेडमीज़ और उतनी जॉब्स स्पोर्ट्स सेक्टर में अवेलेबल होगी तो। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडे इज अ डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। कल इन द सेंस सैटरडे को जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर है सुनामी डिज़ास्टर 2005, और कल रिवीजन का लेक्चर नहीं आ पाया था, बट नेक्स्ट संडे फॉर श्योर रिवीजन का लेक्चर जो है वो अब आपको मिलता रहेगा। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई एम सॉर्टिंग आउट स्टिल, सो अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, बट यस रेगुलरिटी तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। एवरी सिंगल डे आपको लेक्चर जो है वो पिछले कई दिनों से प्रोवाइड कर रहा हूँ। दूसरे पे टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ। जो मैंने सीरीज़ की बात की थी, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दैट थिंग एज वेल, वो भी मैं लेकर आने वाला हूँ। एंड अगर मीन्स
प्लान तो यही है कि आज ही एक लेक्चर आपके लिए लेकर आऊँ और फिर एवरी सिंगल डे जस्ट लाइक पॉडकास्ट हर रोज़ कुछ लेक्चर्स आपके लिए लेकर आने की कोशिश तो आज से ही श्री गणेश हम करने वाले हैं। और एक दूसरा प्रश्न है आपके लिए, दूसरा इन द सेंस आज का जो प्रश्न है वो है आपके लिए, एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। अब मिलूंगा आपको बाद में with financial news analysis and then some other lectures. So enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.